हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 30 अक्टूबर 2025 बादलों के ऊपर 37,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहे प्लेन में सैकड़ों यात्रियों की जान एक ऐसे डिवाइस पर टिकी थी जो खराब हो चुकी थी। नतीजा, पायलट के ना चाहते हुए भी ये खराब सिस्टम जबरदस्ती प्लेन के नोज को डाउन करने लग रहा था, जिससे प्लेन तेजी से धरती की ओर गिरने लगा। ये एयरबस A320 मॉडल का विमान था जिसे जेट ब्लू ऑपरेट कर रही थी। इसे मेक्सिको से न्यू जर्सी जाना था, पर अचानक ये प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के अनुसार ये प्लेन 100 फीट नीचे आ रहा था हर 7 सेकेंड्स में। ये रफ्तार इतनी तेज थी दोस्तों कि कई सारे पैसेंजर अपने आगे वाले सीट से टकराकर घायल हो गए। पायलट ने प्लेन को किसी तरह से कंट्रोल किया और नजदीकी एयरपोर्ट तंपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस प्लेन को लैंड करवा दिया। करीब 15 लोग घायल हो गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। अब इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ये पता लगाने में लग गए कि आखिर इस प्लेन में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई थी जिसकी वजह से प्लेन का नोज अचानक से नीचे आने लगा। शुरुआती जांच में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि पायलट ने ऐसा किया हो। करीब 1 महीने तक छानबीन करने के बाद जो नतीजा सामने आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी थी कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री खतरे में आ सकती थी। 6000 से भी अधिक प्लेन्स में ये सेम प्रॉब्लम हो सकती है जो जेट ब्लू फ्लाइट 1230 के साथ हुआ। दरअसल जेट ब्लू में वो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर करप्ट हो चुका था जो प्लेन को कंट्रोल करता है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें एयरबस के बेसिक कंट्रोल्स के बारे में समझना पड़ेगा। नॉर्मली प्लेन में योक होता है जो केबल, पुलिस या हाइड्रोलिक से कनेक्टेड होता है। इसी कनेक्टिविटी की वजह से जब पायलट योक को लेफ्ट राइट मोड़ते हैं तो प्लेन के विंग में लगा एलिरॉन अप डाउन होता है, जिससे प्लेन रोल करने लगता है। इसी तरह से हर एक कंट्रोल फिजिकली कनेक्टेड होता है। इवन हमारे कार के जो पहिए होते हैं वो भी इसी तरह से स्टीयरिंग व्हील से कनेक्टेड होता है। लेकिन जो एयरबस है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपने प्लेन्स में। इसे हम फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इनका कंट्रोल्स किसी रॉड या केबल से कनेक्टेड नहीं होता, बल्कि ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। इसलिए तो एयरबस में इतने बड़े प्लेन को कंट्रोल करने के लिए बस एक छोटा सा जॉयस्टिक होता है। खैर, जब पायलट जॉयस्टिक या कहें साइड स्टिक में कोई इनपुट देता है तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल वायर के जरिए ELAC तक पहुंचता है। ELAC यानी कि एलिवेटर एलिरॉन कंप्यूटर। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो पायलट के द्वारा दिए हुए कमांड की स्टडी करता है, उसे कैलकुलेट करता है। पायलट साइड स्टिक को थोड़ा डाउन करेगा तो ELAC नोज को थोड़ा डाउन कर देगा। अगर पायलट थोड़ा और अधिक डाउन करे तो ELAC पूरा कैलकुलेशन करके प्लेन के नोज को थोड़ा और डाउन कर देगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद प्लेन के नोज को और अधिक डाउन नहीं किया जा सकता। सपोज अगर पायलट जानबूझकर प्लेन को क्रैश कराना चाहे या कॉकपिट में कोई अज्ञात इंसान घुस जाए और वो प्लेन को क्रैश कराने के लिए नोज को डाउन करना चाहे तो एक लिमिट के बाद ELAC कहेगा कि भाई ना, प्लेन के नोज को इतना तो डाउन हम नहीं करने देंगे, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। इसलिए ऐसे केस में पायलट के खिलाफ भी ये ELAC काम कर सकता है। इसे हम प्लेन का ब्रेन भी कह सकते हैं। 30 अक्टूबर 2025 को जेट ब्लू के साथ इसी ELAC में गड़बड़ी हुई। ELAC में एक यूनिट है ELAC-B, जिसमें सॉफ्टवेयर वर्जन L104 इंस्टॉल्ड था। इसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हुई थी। आज के दौर में सारे प्लेन्स ऑटोमेशन पर ही डिपेंडेंट होता है। ऐसे में सॉफ्टवेयर में खराबी या डेटा का करप्ट हो जाना सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। इसलिए इसकी भी जांच की गई कि ELAC के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आखिर कैसे हुई। अगेन एक बार फिर से चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि ये गड़बड़ी की वजह सूरज थी। सूरज समय समय पर सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स रिलीज करता है, जिसमें हाईली चार्ज्ड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लगभग प्रकाश की गति से चारों ओर फैल जाती है। ये रेडिएशन हमारी धरती के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, लेकिन धरती के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है। धरती के पास अपना एटमॉस्फेयर है जो इन रेडिएशन को फिल्टर कर देता है।
जिससे हमें उतनी ही सनलाइट मिलती है जितना कि हमें ज़रूरत है। लेकिन जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड में होता है तो कभी कभी सन के रेडिएशन से विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाता है। इसे सिग्नल इवेंट अपसेट यानी कि SEU कहा जाता है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब हाई इंटेंसिटी का सोलर पार्टिकल्स कंप्यूटर के चिप के कांटेक्ट में आता है, कंप्यूटर के चिप से टकराता है। इस टक्कर से बिट फ्लिप हो जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है और ये जो सोलर पार्टिकल्स होते हैं वो बिट फ्लिप करके 0 को कुछ पल के लिए 1 में बदल देता है। इसी वजह से जेट ब्लू के सॉफ्टवेयर L104 में गड़बड़ी हो गई। ऐसा एयरबस 300 मॉडल के और भी प्लेन्स में हो सकती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एयरबस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। 6000 से भी अधिक प्लेन्स को कॉल बैक किया गया ताकि सभी प्लेन्स के सॉफ्टवेयर को L104 से L103 प्लस में कर दिया जाए। इस अपडेट में एक प्लेन को 3 से 4 घंटों का समय लग सकता है। वहीं पुराने मॉडल के जो प्लेन्स हैं उन प्लेन्स में काफी दिक्कतें आ सकती है क्योंकि मे बी हार्डवेयर को चेंज करना पड़ जाए। भारत में भी DGCA ने आदेश दे दिया है एयरबस को अपडेट करने के लिए। भारत में इसका सबसे बड़ा असर इंडिगो एयरलाइन पर पड़ेगा क्योंकि इंडिगो मुझे लगता है पूरी दुनिया में अकेला ऐसा एयरलाइन कंपनी है जो सबसे अधिक एयरबस A320 का इस्तेमाल करती है। अब देखना यह है कि ये सारे अपडेट्स कब तक पूरा हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे प्लेन्स को इस तरह के सोलर रेडिएशन से बचाया जा सकता है। तो इसका जवाब है EDAC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। EDAC यानी कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, ये पहले एरर को डिटेक्ट करेगा और उसे करेक्ट करेगा। लेकिन ये होगा कैसे? सपोज यहाँ पर पायलट ने एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा, मान लो वो सिग्नल 1001 है। ऐसे में अगर सोलर रेडिएशन कंप्यूटर के कांटेक्ट में आएगा तो हो सकता है वो 0 को 1 में बदल दे और यहाँ पर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो जाए, जैसा कि जेट ब्लू के साथ हुआ। अब ये एरर डिटेक्शन करेक्शन सिस्टम क्या करता है कि 1001 सिग्नल को 3 बार सेंड करता है। ऐसे केस में अगर चार्ज पार्टिकल 0 को 1 में बदलेगा तो वो सिर्फ एक 4 बिट ब्लॉक को ही चेंज कर पाएगा, बाकी के 2 ब्लॉक सही सलामत रहेगा। अब जाहिर सी बात है 2 ब्लॉक सेम है तो गड़बड़ी डिफरेंट ब्लॉक में ही हुआ होगा और इस तरह से एरर का पता लगा लिया जाता है और जो पायलट के द्वारा कमांड दिया गया था वो भी सही सलामत कंट्रोल सरफेस तक पहुंच जाएगा। ये EDAC एयरबस A320 में भी इंस्टॉल्ड था जब जेट ब्लू के सॉफ्टवेयर में ग्लिच हुआ। अब ये सिस्टम काम क्यों नहीं किया इसके बारे में तो फिलहाल जानकारी नहीं है। मे बी एयरबस ने जो नया सॉफ्टवेयर L104 इंस्टॉल किया था उसमें कुछ गड़बड़ी हो, इसलिए तो दोबारा से 6000 से भी अधिक प्लेन्स में L103 प्लस को इंस्टॉल किया जा रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर वर्जन को डाउनग्रेड किया जा रहा है। चलो एयरबस कुछ तो काम कर रही है सेफ्टी को लेकर। आपको याद होगा बोइंग ने भी MCAS नाम के एक सिस्टम को इंस्टॉल किया था अपने प्लेन में और ये सिस्टम प्लेन के नोज को डाउन करने लग रहा था जबकि पायलट योक को पीछे की ओर खींच रहे थे, प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से इथियोपियन एयरलाइन क्रैश हो गया। फिर भी बोइंग चुप रहा। कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करते हैं कि बोइंग के इंजीनियर्स को सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वो चुप रहे और एक दूसरा प्लेन लायन एयरलाइन भी क्रैश हो गया। यही वजह है दोस्तों कि दशकों से बनाई हुई बोइंग की इमेज अब धीरे धीरे खराब होती जा रही है क्योंकि बोइंग में सेफ्टी के बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहा है। वहीं एयरबस के इतने बड़े डिसीजन को देखकर तो यही लगता है कि एयरबस अपने सेफ्टी को लेकर बहुत एक्टिव है। ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं कैसे बोइंग के एक फॉल्टी सिस्टम ने बैक टू बैक 2 प्लेन्स को क्रैश करा दिया। इसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।